पति के गुजर जाने के बाद से कोमल चिड़िया एक ब्रेड बनाने वाली उल्लू की कंपनी में काम करती थी। एक दिन उल्लू की कंपनी पर छापा पड़ता है, जहां उल्लू को मिलावट करते हुए पकड़ा जाता है और कंपनी को सील कर दिया जाता है। फैक्ट्री बंद होने से कोमल चिड़िया की नौकरी भी चली गई। अब वो बहुत दुखी रहने लगी थी। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँगी? कोमल चिड़िया की बड़ी बेटी मीना अपनी माँ से कहती है, माँ आप चिंता नहीं करें, ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते खोल देता है। हमें पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करें। मीना, चिंता कैसे ना करूं, बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे पिता के सपने मैं पैसों के बिना कैसे पूरे करूंगी? तुम्हें और पिंकी को आगे कैसे पढ़ाऊंगी? कैसे तुम डॉक्टर बनोगी और कैसे मैं तुम दोनों की शादी कर पाऊंगी? माँ आप चिंता छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी फ्रिज से ठंडी ठंडी कुल्फी लाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी फ्रिज से ठंडी ठंडी कुल्फी लाकर अपनी माँ और बहन को दे देती है। माँ देखो ना, कितने मजे की कुल्फी है, एकदम ताज़ा ताज़ा। हाँ पिंकी, तुम ठीक कह रही हो। मीना, तुम्हें याद है ये कुल्फी बनाना मुझे तुम्हारे पिता ने ही सिखाया था। माँ आप कुल्फी बेचने का काम शुरू क्यों नहीं करती? लेकिन मीना, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? माँ कोशिश तो करके देखो। बेटी, इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, मुझे तो फैक्ट्री वालों ने कुछ भी नहीं दिया। माँ आप चिंता नहीं करें, जो आप मुझे पैसे देती थी वो मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं। आप चलें, हम मिलकर बाजार जाते हैं और सामान लेकर आते हैं। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार जाती है और वहाँ से जरूरत का सारा सामान लाकर घर में कुल्फी बनाने लगती है। अगले दिन से कोमल चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठकर जंगल में आवाज लगाने लगती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, दूध मलाई खोए वाली कुल्फी। कुछ पक्षी तो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ पक्षी तो ये सोचकर कुल्फी ले लेते हैं कि बेचारी चिड़िया बहुत गरीब है। अरे वाह, ये कुल्फी है या रबड़ी? बहुत स्वादिष्ट है चिड़िया तुम्हारी कुल्फी, एक से तो मन नहीं भरा, मुझे एक और दो। हाँ हाँ तोते भैया, ले लो और अपनी पत्नी बच्चों के लिए भी ले जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कोमल चिड़िया की आमदनी बढ़ती जाती है। मीना, मैं जितनी भी कुल्फी बनाती हूँ वो तो बहुत जल्दी बिक जाती है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी बनाई हुई कुल्फी पक्षियों को इतनी पसंद आएगी। माँ अब आपको ये काम बढ़ाना होगा, मुझे भी स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं, अब मैं भी आपके साथ जाया करूँगी। अगले दिन कोमल चिड़िया अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाती है। तभी वहाँ एक बड़े होटल का मालिक कबूतर आता है। चिड़िया, ये तुम क्या बेच रही हो? कबूतर भैया, ये कुल्फी है, बहुत स्वादिष्ट है, आप एक लेकर खाकर तो देखिए। फिर कोमल चिड़िया एक कुल्फी कबूतर को देती है। कबूतर वो कुल्फी खाता है और कहता है, ये तो बहुत स्वादिष्ट कुल्फी है, इतनी स्वादिष्ट कुल्फी तुम यहाँ जंगल में बैठकर बेच रही हो? कबूतर भैया, कहीं ना कहीं तो बैठकर बेचना ही होगा, क्योंकि ठेला लेने और दुकान लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जंगल के बड़े होटल का मालिक हूँ। मेरे होटल पर खाना खाने के बाद पक्षी मीठा खाने का कहते हैं। अगर मैं तुम्हारी ये कुल्फी अपने होटल के बाहर बेचने का बंदोबस्त कर दूं, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? वहाँ तुम्हारी कुल्फी अच्छे दामों में बिक जाएगी। नहीं नहीं कबूतर भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर कबूतर अपने होटल के सामने एक ठेले का इंतजाम करता है, जहाँ कोमल चिड़िया कुल्फी बनाकर बेचने शुरू कर देती है। अब तो कोमल चिड़िया के ठेले पर पक्षियों की भीड़ रहने लगती है। वहीं पास में एक कपों का आइसक्रीम का भी ठेला था। अब वो कोमल चिड़िया से चलने लगे थे। बादल जी, जब से ये चिड़िया यहाँ कुल्फी बेचने लगी है, हमारा धंधा तो चौपट हो गया है। अब इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ बिजली, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। न जाने ये चिड़िया अपनी कुल्फी में क्या मिलाती है जो इसकी कुल्फी इतना बिकती है। सोच लिया बिजली, क्यों ना चिड़िया के दूध में कुछ मिला दूं, क्योंकि चिड़िया जिस पक्षी से दूध लेती है वो मेरा दोस्त है। अगले दिन बादल कौवा दूध वाले पक्षी को पैसे देकर चिड़िया के दूध में
पेट दर्द की जड़ी बूटियां मिला देता है, जिससे जो पक्षी भी कोमल चिड़िया से कुल्फी लेकर खाता तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता। अरे चिड़िया, क्या मिलाया है तुमने कुल्फी में? देखो, हमारे पेट में दर्द शुरू हो गया है। बुलबुल बहन, मैं बहुत समय से कुल्फियाँ बनाकर बेच रही हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। सब पक्षी चिड़िया से खरीदी हुई कुल्फी लेकर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। अब तो हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया से कोई भी कुल्फी नहीं खरीदता था। सारे पक्षी अब कपों के ठेले से ही कुल्फी लेने लगते हैं। कोमल चिड़िया रोते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अब मैं कुल्फियाँ नहीं बेचूंगी। मेरी कुल्फी खाकर जंगल के सभी पक्षियों के पेट खराब हो रहे हैं। चिड़िया, मुझे तुम पर भरोसा है, हो सकता है कुछ सामान ही गलत आ गया हो। नहीं कबूतर भैया, सामान तो ठीक है। मैं इसी सामान से रोज ये कुल्फियाँ बनाती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि दूध तुम किस पक्षी से लेती हो? दूध तो मैं छमछम पक्षी से लेती हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले कल दूध वाले को ही पकड़ते हैं। अगले दिन जब दूध देने वाला पक्षी आता है तो कबूतर उसे पूछता है, बता, सच सच बता, तो दूध कहाँ से लाता है? क्योंकि तेरे दूध की बनी हुई कुल्फी खाने से जंगल के पक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं तो दूध में मिलावट तो नहीं करता? नहीं नहीं मालिक, मैं कोई मिलावट नहीं करता। सच सच बता दो छमछम, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा और फिर देखना सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर छमछम डर जाता है। कबूतर मालिक और चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने कपों के कहने पर अपने दूध में जड़ी बूटियां मिलाकर तुम्हें दी। छमछम, तुमने कुछ पैसों के लिए जंगल के पक्षियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। अब तुम्हें ये बात सबको बतानी होगी, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पुलिस को मत देना, मैं सभी पक्षियों को सब बता दूंगा। फिर छमछम पक्षी जंगल के सभी पक्षियों को सच सच बता देता है और कपों की चाल के बारे में भी बता देता है। सभी पक्षियों को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो कप्पा और कपी की खूब पिटाई करते हैं। उस दिन के बाद से कपों के ठेले पर कोई पक्षी भी नहीं जाता। अब जंगल के सभी पक्षी कोमल चिड़िया के ढाबे से ही कुल्फी लेकर खाते थे। अब तो चिड़िया के साथ साथ जंगल के और पक्षी भी उसके साथ काम करने लगे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद चिड़िया की दोनों बेटियां डॉक्टर बन जाती हैं। माँ, अब कुल्फी बनाना छोड़ दो। मैं और बहना अब डॉक्टर बन गई हैं। अब हम नहीं चाहती कि आपको जंगल के पक्षी गरीब कुल्फी वाली कहकर पुकारें। नहीं मीना, तुम दोनों बहनें शादी के बाद यहाँ से चली जाओगी और मेरी वजह से कई जंगल के पक्षी बेरोजगार हो जाएंगे। मैं किसी की आंखों से उनके सपने नहीं छीनना चाहती। अब मैं एक गरीब कुल्फी वाली नहीं, बल्कि डॉक्टर की माँ कुल्फी वाली हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चंदू जी, जल्दी करिए, घर को तो आग लग चुकी है। दोनों बच्चे घर में हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। चलो बच्चों, हमारे साथ चलो। फिर मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा मिलकर अपने दोनों बच्चों को घर से बाहर लेकर आते हैं। पूरी तरह से आग ने उनके घर को लपेट में ले लिया था। धुआं पूरे जंगल में फैल जाता है। तभी बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, ये तुम्हारे घर को आग कैसे लग गई? पता नहीं तोते भैया, मैं और चंदू तो जंगल से दाना लेने गए थे। वापिस आए तो हमारे घर को आग लगी हुई थी। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि वक्त रहते हम आ गए और अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। हाँ चिड़िया बहन, आपके बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये तो उड़ भी नहीं सकते थे। अपने घर को जलता हुआ देखकर चंदू चिड़ा बहुत उदास था। मानो सब जल गया, जो जमा किया था भोजन वो भी जल गया। हमारे इतने सालों की मेहनत सब जलकर राख हो गई। चंदू जी, आप चिंता नहीं करें, हम फिर से मेहनत करेंगे और अपना घर फिर से बना लेंगे। अगले दिन चंदू चिड़ा और मानो चिड़िया मिलकर अपने रहने के लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेते हैं। मानो जब तक हमारा घर नहीं बन जाता, हमें इसी तिनकों के घोंसले में ही रहना पड़ेगा।
आप चिंता नहीं कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मानो, मैं जा रहा हूँ काम पर। फिर चंदू चिड़ा काम पर चला जाता है। वो कबूतर चाचा के खेत में काम करता था। बच्चों, ये दाना तोता देकर गया है, आप दोनों खा लो। मैं भी जा रही हूँ काम पर, मालकिन कभी इंतजार कर रही होगी। फिर मानो चिड़िया भी बिजली कवि के घर काम करने चली जाती है। क्या हुआ महारानी, इतनी देर से क्यों आई हो? तो कल से मेरे घर पर ना आना। बहुत नौकरानियां हैं जंगल में, बस एक बार कहने की जरूरत है। देखना, बाहर लाइन लगी होगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जा रसोई में खाना बना। दूसरी ओर चंदू चिड़ा भी कबूतर चाचा के खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है, जरा देखता हूँ। ऐसा कहते हुए चंदू चिड़ा जमीन की खुदाई करने लगता है। अरे ये क्या, ये तो एक कटोरी है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मुझे लगा शायद कोई खजाना होगा। दिन भर काम करने की वजह से चंदू चिड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मानो ने सुबह जो दाना दिया था वही इस कटोरी में रखकर खा लेता हूँ। फिर चंदू चिड़ा वो दाना कटोरी में डालता है। देखते ही देखते वो कटोरी दानों से भर जाती है। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये तो जादुई कटोरी है। ये देखकर चिड़ा बहुत खुश होता है। ऊपर वाले ने हमसे जो लिया उसके बदले में हमें दुगना दे दिया। चंदू चिड़ा शाम को खुशी खुशी वो कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है। चंदू जी, घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही एक आम है जो थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए मालकिन ने मुझे दे दिया। चंदू चिड़ा मुस्कुराकर बोलता है। चिंता मत करो मानो, हमारे लिए ये आम भी बहुत है। फिर चंदू चिड़ा वो आम उस कटोरी में रखता है और देखते ही देखते वो कटोरी आमों से भर जाती है। ये देखकर चिड़िया भी बहुत हैरान थी। पति जी, ये तो चमत्कार है, आपको ये कहाँ से मिली कटोरी? फिर चंदू चिड़ा मानो चिड़िया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं। उस जादुई कटोरी में जो चीज भी डालते वो ढेर सारी बन जाती। अब तो चंदू चिड़ा अपनी कमाई का जरिया उसे ही बना लेता है। वो कटोरी में एक आम डालता है तो ढेर सारे आम बन जाते हैं। फिर वो आमों को लेकर बाजार में बेच देता है। ऐसे वो ढेर सारी चीजें बनाकर उन्हें बाजार में बेच आता है। ऐसे देखते ही देखते उनके दिन भी बदल जाते हैं। कुछ ही दिनों में चिड़े का परिवार बहुत अमीर हो जाता है। वो अपने लिए एक नया और बड़ा घर भी खरीद लेते हैं। बादल जी, वो चिड़िया जो मेरे घर नौकरानी थी, देखा है उसे? क्यों, क्या हुआ उसे? तुम तो सारा दिन मेहनत करते हो दूसरे जंगल में, तुम्हें क्या पता कि हमारे जंगल में क्या चल रहा है। वो नौकरानी चिड़िया बहुत अमीर हो गई है। जरा बाहर जाकर तो देखो, उनका घर हमारे घर से भी बहुत बड़ा है। अच्छा, ऐसा क्या खजाना मिल गया है उन्हें? तभी बादल कौवा अपने घर के बाहर आता है। वो चिड़िया का घर देखता है तो हैरान होता है। इतने थोड़े दिनों में ये चंदू इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है, मुझे पता लगाना ही होगा। फिर बादल कौवा चंदू चिड़े पर नजर रखना शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में वो देख लेता है कि चंदू चिड़े के पास एक जादुई कटोरी है। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है। रात होते ही बादल कौवा चिड़िया के घर जाता है और उनकी वो जादुई कटोरी चुराकर वहाँ से भाग जाता है। पिछली, ये देखो, ये रही वो कटोरी जिससे वो भिखारी पति पत्नी अमीर हुए हैं। फिर बिजली कवि अपने कुछ गहने उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो गहनों से भर जाती है। बादल जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, हम अमीर हो गए। उन दोनों को ऐसा करते हुए महारानी चील का सिपाही देख लेता है। वो तुरंत महल जाता है और महारानी चील को सारी बात बताता है। क्या सच में? जाओ, अभी वो कटोरी मेरे महल में लेकर आओ। फिर उल्लू सिपाही कौवों के घर जाते हैं। ये कटोरी तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? ये हमारी कटोरी है। खबरदार, अगर कुछ कहा तो, वरना चील महारानी का हुक्म है कि तुम दोनों को मार दें, इसलिए चुपचाप खड़े रहो। फिर उल्लू
वो कटोरी लेकर महारानी चील के महल में जाते हैं। फिर चील कुछ खजाना उस कटोरी में डालती है। देखते ही देखते वो कटोरी खजाने से भर जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो सच में एक जादुई कटोरी है। अब दूसरे जंगलों पर भी मेरा ही राज होगा। आखिर इस कटोरी में ऐसा क्या है? जरूर इसमें कोई राज होगा। मुझे इस कटोरी में जाकर देखना होगा। तभी उल्लू सैनिक बोलता है, महारानी ऐसा मत कीजिए। घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते ही चील महारानी उस कटोरी में बैठ जाती है। लेकिन वो ये बात भूल जाती है कि उस कटोरी में जो भी रखा जाता है वो दुगना हो जाता है। जैसे ही चील महारानी उस कटोरी में जाती है तो देखते ही देखते उस कटोरी से ढेर सारी चील महारानियां बाहर आ जाती हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी महारानियां हैं। इनमें से हमारी महारानी कौन सी है? उल्लू सिपाही हैरान में पड़ जाते हैं। इधर बाहर आते ही सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ। नहीं, मैं हूँ मैं। तभी असली महारानी बोलती है, मैं इस जंगल की असली महारानी हूँ और तुम सब जादू से बने हो, इसलिए तुम में से किसी का भी अधिकार नहीं है। ऐसे वो सभी चीलें आपस में लड़ने लगती हैं। देखते ही देखते उस लड़ाई में सभी चील महारानियां एक दूसरे से लड़ती हुई मर जाती हैं। उन चीलों के मरने के बाद वो कटोरी भी जलकर भस्म हो जाती है। जी मालकिन, आपने मुझे बुलाया? अब तुम मुझे मालकिन बोलना बंद करो। तुम तो अब मेरे दामाद हो, मुझे माँ ही बुलाया करो। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो ऑफिस है। यहाँ पर आपको माँ जी बुलाकर मुझे बहुत अजीब लगेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ने तुझे चुना है। वो मेरी अकलौती बेटी है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। अब मैं ये चाहती हूँ कि शादी के बाद तू इस कंपनी को संभाले और मेरी बेटी के साथ मेरे घर में ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। लेकिन मेरे लिए ये सब ठीक नहीं है। मैं मेहनत करूँगा, मेहनत करके मैं अपनी पत्नी को खुश रखूँगा। अगर मैं आपके साथ रहा तो मेरे पीछे मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? तो फिर बादल, तुम उन्हें भी ले आओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं बस यही चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूँ। माँ जी, एक माँ होने के नाते आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं शादी के बाद आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। बादल कौवा ऑफिस से चला जाता है। तभी बिजली कौवी अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, बादल मान गया? बेटी, वो कौवा नहीं मान रहा, तुझे भी शादी के बाद उस गरीबी में ही रखना चाहता है। मैं कहती हूँ कि मान जाओ मेरी बात, इससे अच्छा कौवा ढूंढ कर दूंगी मैं। माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बादल से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो बिजली, तेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो जाकर तो उस कौवे के साथ रहे, या फिर उसे हमारे साथ रहने को बोलो। अपनी माँ की ये बात सुनकर बिजली कौवी बादल कौवे के पास जाती है। बिजली, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। बादल, हमारे साथ रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम तुम्हारी फैमिली को भी ले आएंगे। बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा परिवार है। बिजली कौवी बादल कौवे से प्यार करती थी। वो शादी के लिए मान जाती है और उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। बहू, स्वागत है तुम्हारा हमारे घर में। हमारा घर तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन देखना, हमारे घर में सुकून की कमी नहीं है। आप थक गई होंगी, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक ले जाती हूँ। बिजली कौवी की बड़ी जेठानी बिजली कौवी को उसके कमरे में ले जाती है। जब बादल कौवा आता है तो बिजली उसे कहती है, बादल, तुम्हारा कमरा तो बहुत छोटा है, यहाँ एसी भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। तुम्हें पहले ही मैंने सब चीजों के बारे में बता दिया था। ये तो है, लेकिन क्यों ना मैं अपनी माँ से कहकर अपनी जरूरत का सारा सामान मंगवा लूँ। बिजली, ये सब दहेज है और मैं लालची नहीं हूँ। तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ दिनों तक तुम्हें वो सब लेकर दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अगले दिन बिजली कौवी जब तैयार होकर आती है तो सोचने लगती है,
अरे, इनके घर तो बस ये 2 ही कमरे हैं। पता नहीं मैं यहाँ कैसे रहूंगी। तभी बिजली का भी रसोई में जाती है। हाय राम, ये कैसी रसोई है? यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। मैंने तो कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया। तभी बिजली का पी की बड़ी जेठानी वहाँ आती है। क्या हुआ बिजली दीदी, आप खुद से क्या बातें कर रही हैं? आपने अभी तक भोजन नहीं बनाया। आपको पता है ना, आपकी पहली रसोई है। बड़ी दीदी, ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। मैंने तो कभी इसमें आग नहीं जलाई। भाभी, आप चिंता नहीं करें। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। ये तो शुक्र है मैंने खाना बनाना सीख लिया था, वरना न जाने आज मेरा क्या होता। फिर बिजली और उसकी बड़ी जेठानी मिलकर भोजन बनाती हैं। बिजली का पी तो अपने मनपसंद का सारा भोजन बनाती है। अरे छोटी बहू, तुम अमीर घर से हो, तुम्हारे घर में इतना खाना बनता होगा, लेकिन हमारे घर में तो किसी त्योहार पर भी इतना भोजन नहीं बनाया जाता। न जाने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे तुमने। आइंदा ध्यान रखना। मुझे तो लगा था इतना खाना बनाने पर ये सब खुश होंगे, लेकिन ये तो खुशी ही नहीं। अपनी सास की बातों को सुनकर बिजली का पी को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कप्पा रात को घर लेट आता है। क्या हुआ बादल जी, आज फिर से आप लेट आए हैं? क्यों इतना काम कर रहे हैं? बिजली, तुम्हें तो पता है भाभी गर्भवती है। जब से बड़े भैया हमें छोड़कर गए हैं, तब से उनकी जिम्मेदारी मैं ही उठाता हूँ। उन्हीं के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई मुश्किल ना हो। अच्छा, उन सब के लिए पैसे हैं। जब मैं कुछ कहती हूँ तो ना कर देते हैं। अब धीरे धीरे बिजली का पी को अपने ससुराल वालों से बहुत नफरत होने लगी थी। एक दिन बिजली का पी अपनी माँ से मिलने मायके जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी, अगर तू ये सब रोकना चाहती है तो अपने पति को अपने इशारों पर नचा, वरना तेरी सास और जेठानी की बातों में आकर वो सारे पैसे उन्हीं पर लौटाएगा। अपनी माँ की बातों में आकर बिजली का पी अब बादल कप्पे के परिवार को दूर करने का फैसला करती है। बड़ा शौक है ना अपनी भाभी के लिए मीठे मीठे फल लाने का। आज मैं बताती हूँ। बिजली का पी थोड़े से सेब खाती है और बाकी घर से बाहर फेंक देती है। जब बादल कप्पा आता है और वो बाहर गिरे हुए सेब देखता है, तो बिजली का पी को बुलाता है। बिजली, तुम्हें तो पता है कि सेब कितने महंगे हैं, फिर भी मैं भाभी के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन देखो भाभी ने क्या किया। हाँ बादल जी, आप कितना सोचते हो उनके बारे में, लेकिन उन्हें आपकी मेहनत दिखाई ही नहीं देती। ये देखकर बादल कप्पे को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन बिजली का पी रसोई में बैठी सब्जी काट रही थी। दीदी, तुमसे सब्जी नहीं काट होगी, लाओ मैं काट दूं। नहीं दीदी, आप जाकर काम करिए। घर के सारे काम तो आप करती हैं, रसोई की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहते हुए बिजली का पी छुरी अपने पंख पर चला देती है, जिससे उसका पंख घायल हो जाता है। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि मुझे काटने दीजिए। अब आपका पंख कट गया है, लाइए मैं हल्दी लगा देती हूँ। जब शाम होती है तो बादल कप्पा घर आता है और बिजली का पी का कटा हुआ पंख देखकर पूछता है, ये क्या बिजली, ये तुम्हें क्या हुआ? बादल जी, तुम्हें तो पता है कि मुझसे सब्जियां नहीं काट होती, फिर भी भाभी ने मुझसे सब्जियां कटवाई। देखो तो मेरा पंख भी कट गया, और जब मैंने कहा कि मैं दवाई ले आती हूँ तो मुझे मना कर दिया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिजली, तुम चुप कर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे ही बिजली का पी अब बादल कप्पे के कान भर भर कर उसे अपने परिवार से दूर कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो सब बैठे हुए थे कि बादल कप्पे की माँ उसे कहती है, बेटा, मुझे कुछ पैसे दो, मैं तेरी बड़ी भाभी को लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। माँ, किसी वैद्य के पास ले जाकर चेकअप करवा लीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वैसे भी भैया के जाने के बाद मैंने ही घर को संभाला हुआ है। ऐसी बातें सुनकर बड़ी भाभी रोने लगती है। एक दिन बिजली का पी बादल कप्पे के कान भर रही थी कि उसकी भाभी ये सब सुन लेती है। माँ जी, मैं जानती थी देवर जी ऐसे नहीं हैं, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि वो हमसे हमारे बेटे को दूर कर दे। जो उसने किया अब उसको वैसा ही भरना होगा। अगले दिन बिजली का पी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ,
आने में देर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी चली जाती है। शाम को जब बादल कव्वा आता है तो वो बिजली को आवाज देता है। भाभी, बिजली कहाँ है? पता नहीं भैया, मुझे तो नहीं बता कर गई। आधी रात को बिजली कभी घर लौटती है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बिना बताए कहाँ चली गई थी? लेकिन मैं तो माँ जी को बता कर गई थी, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। अरे बहू, तो क्यों मजाक कर रही है? मुझे तूने कुछ भी नहीं बताया। बिजली बहुत हैरान होती है। उसकी इस हरकत पर बादल कव्वे को बहुत गुस्सा आता है। 1-2 दिन गुजर जाते हैं। ये लीजिए भाभी, आपने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ गया है। ये क्या बिजली, ये तो बहुत महंगा खाना है। लेकिन बादल जी, मैंने तो कोई भी भोजन ऑर्डर नहीं किया। तो फिर इस पर तुम्हारा नाम क्यों है? ऐसे ही उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। अगले दिन बादल कव्वा बिजली कव्वे को कुछ रखने के लिए पैसे देता है और शाम को जब वो बिजली कव्वे से मांगता है तो पैसे वहाँ नहीं थे। बिजली रोती हुई बादल कव्वे के पास आती है। बादल जी, मुझे नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ गए, मैंने बहुत संभाल कर रखे थे। बादल कव्वा बिजली कव्वे को बहुत डांटता है, जिसे सुनकर बिजली कव्वे रोती हुई घर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ बिजली की जेठानी और सास आती हैं। माँ जी, सच में मैंने वो पैसे नहीं उठाए, कोई चीज नहीं ली मैंने। मैं जानती हूँ बहू कि तूने वो पैसे नहीं उठाए, क्योंकि वो पैसे मेरे पास है। अब पता चला कि कैसा लगता है जब कोई अपना अपने पर विश्वास नहीं करता, हमेशा लड़ाई करे और दूर रहे। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, उस दिन आप जो भैया को भड़का रही थी, मैंने सारी बात सुन ली थी। आपको सुधारने के लिए ही हमने ये सब किया। हम तो तुम्हें बस यही बताना चाहते थे कि आप जो कर रही हैं वो गलत है। बेटी, तुझे क्या लगता है कि बादल सारे पैसे हम पर जाया कर रहा है? उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसने तुम्हारे नाम से पक्षी बैंक में एक अकाउंट खोला है। तुम्हारे लिए ही पैसे जोड़ रहा है ताकि तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके। सारी बात जानकर बिजली कव्वे को अपने किए पर पछतावा होता है। फिर वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। ऐसे वो परिवार अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।